हैं, उन्हें देखने के बाद याद आता है वो दौर जब एक तानाशाह ने मिसाइलों को मस्जिद और मीनारों में तब्दील कर दिया था। सद्दाम हुसैन की बर्बादी की कहानी अगर आप जाएंगे तो उसकी शुरुआत अमेरिका से पहले ईरान से होती है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा फैसला किया था जिसने इराक को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया था। उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया था। यह इराक ईरान युद्ध था जो 8 साल तक चला। सद्दाम हुसैन को यह लगता था कि ईरान जो उस समय इस्लामिक क्रांति से कमजोर था आसानी से हार जाएगा, लेकिन वो गलत थे। यह युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और इराक पर भारी कर्ज चढ़ गया। युद्ध खत्म होने के बाद इराक की हालत खस्ता थी। तेल की कमाई थी, लेकिन कर्ज और तबाही ने देश को खोखला कर दिया था। सद्दाम को अब एक नई जंग की जरूरत थी जो उनकी साख को बचाए और इराक को एक बार फिर से ताकतवर कर दे। और यहीं सद्दाम ने एक और गलती कर दी, उसने कुवैत पर भी हमला कर दिया। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। उनका यह कहना था कि कुवैत इराक का हिस्सा था और वो तेल की कीमतों को कम करके इराक को नुकसान पहुंचा रहा है। यह हमला इतना तेज था कि कुछ ही घंटों में कुवैत इराक के कब्जे में था, लेकिन इस बार सद्दाम ने गलत दांव खेल दिया। दुनिया भर के तमाम देश उसके खिलाफ हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। साल 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने कुवैत को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इराक की सेना हार गई और कुवैत आजाद हो गया, लेकिन इस युद्ध ने इराक को मानो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्रतिबंधों की मार ने आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया। दवाइयां थी नहीं, खाना था नहीं, बच्चे भूख से मर रहे थे, लेकिन सद्दाम वो फिर अपनी सत्ता पर अड़े रहे। 1990 के दशक में इराक की हालत बद से बदतर होती गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने देश को घुटनों पर ला दिया था। लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि सद्दाम का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो अभी भी बहुत ताकतवर है। हालांकि 2001 में अमेरिका में 9/11 हमले के बाद दुनिया का माहौल बदल गया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी और सद्दाम उसके निशाने पर आ गए। 2003 में अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हालांकि ये दावा बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और सद्दाम सत्ता से बेदखल हो गए। सत्ता छीनने के बाद सद्दाम भूमिगत हो गए थे, वो छिप गए थे। वो इराक की गलियों में, इराक के गांवों में, गुफाओं में छिपते रहे। हालांकि दिसंबर 2003 में अमेरिका की सेना ने उन्हें तिकरित के पास एक छोटी सी गुफा से पकड़ लिया। वो तस्वीर जिसमें सद्दाम दाढ़ी में, गंदे कपड़ों में और थके हुए दिख रहे थे, वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। ये वो सद्दाम हुसैन नहीं थे जिन्हें दुनिया एक ताकतवर तानाशाह के तौर पर जानती थी। साल 2005 में सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चला। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगे। ये मुकदमा लंबा चला और दुनिया ने देखा कि कैसे एक ताकतवर शख्स अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। हालांकि उनकी फांसी का वीडियो भी लीक हुआ, जिसमें आखिरी पलों में वो बेफिक्र और निडर दिखाई दे रहे थे। वो अपने अंतिम शब्दों में अल्लाहू अकबर कहते हुए सुनाई पड़े। इस वीडियो ने दुनिया भर में विवाद खड़ा कर दिया था। कुछ लोगों को ये वीडियो न्याय संगत लग रहा था, तो कई ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि अमेरिका ने अपनी दुश्मनी में एक मुल्क को बर्बाद कर रख दिया। फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हालांकि एक सवाल और उठता है कि सद्दाम हुसैन क्या कवि थे या कसाई थे? हो सकता है शायद आपको हैरान करे बात, लेकिन सद्दाम के जीवन की कहानी यही है। सद्दाम को समझना इतना आसान नहीं है। वो एक ऐसा इंसान था जो एक तरफ लोगों के दिलों में डर बनकर बैठा था और दूसरी तरफ कविताएं और प्रेम कहानियां लिख रहा था। उसके व्यक्तित्व में जैसे दो इंसान एक साथ रहते थे, एक नर्म दिल लेखक और दूसरा पत्थर दिल शासक। आपको जानकर हैरानी होगी कि सद्दाम हुसैन ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास लिखे, जिसमें सबसे मशहूर थी ज़बीबा और राजा, एक गांव की साधारण लड़की और एक राजा की प्रेम कहानी। लोग कहते हैं कि इसमें सद्दाम ने अपनी जिंदगी की झलक दिखाई थी। उनकी किताबें इराक में खूब पढ़ी गई, स्कूलों और कॉलेजेस में बांटी गई। वो खुद को सांस्कृतिक और बुद्धिजीवी नेता के तौर पर पेश करते थे, जो किताबें लिखता है, कला से प्यार करता है और बगदाद को सुंदर इमारतों से सजाता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी था कि यह वही इंसान था जिसने हजारों विरोधियों को मरवा दिया, लोगों को जेल में डलवाया, हलबजा जैसे शहर में रासायनिक गैस से मासूमों को मौत दी। एक तरफ वो अपने खून से कुरान लिखवा रहा था, दूसरी तरफ अपने डर से लोगों की जिंदगियां भी छीन रहा था। सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि निजी जिंदगी भी ऐसी ही उलझनों से भरी हुई थी।
वो अपनी पत्नी सजदा तलफा से बेहद प्यार करता था, लेकिन अपने बेटों की क्रूर हरकतों पर कभी नहीं बोला। उसका बेटा इतना हिंसक था कि उसके नाम से बगदाद में लोग कांपते थे, लेकिन सद्दाम ने उसे हमेशा बचाया, क्योंकि उसके लिए सत्ता और परिवार दोनों की छवि को बचाना जरूरी था। सद्दाम का यही दोहरा चरित्र, एक तरफ साहित्य प्रेमी राजा, दूसरी तरफ निर्दयी तानाशाह, उसे एक रहस्यमय और डरावना चरित्र बनाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोगों के मन में वो सवाल जिंदा है कि क्या सद्दाम हुसैन एक संवेदनशील लेखक था या फिर क्रूर शासक। हालांकि सच ये है कि वो दोनों था, और शायद इसी वजह से उसकी कहानी आज भी अधूरी लगती है। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद कईयों को ये उम्मीद थी कि इराक में शांति आएगी, लेकिन कहानी इसके बिल्कुल उलट हुई। इराक अराजकता और हिंसा की आग में चला गया। सद्दाम हुसैन के शासन में भले ही डर के दम पर, लेकिन शिया, सुन्नी और कुर्द समुदाय एक साथ रहते थे। लेकिन सद्दाम हुसैन की मौत के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गए। शिया सुन्नी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। 2003 के बाद इराक में आतंकवादी संगठनों, खासकर अल-कायदा और बाद में ISIS ने पैर पसार लिए। ISIS ने 2014 में इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और मोसुल जैसे शहरों में भयानक अत्याचार हुए। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए। सद्दाम हुसैन के समर्थक आज भी कहते हैं कि उनके शासन में इराक स्थिर था, उनकी क्रूरता ने देश को एकजुट रखा था। लेकिन उनके आलोचक ये मानते हैं कि सद्दाम हुसैन की नीतियों ने ही इराक को आज के हाल में पहुंचाया। उनकी सत्ता ने शिया और कुर्द समुदायों में गहरी नाराजगी पैदा की, जो उनके जाने के बाद हिंसा में तब्दील हो गई। आज इराक पूरी तरह स्थिर नहीं है। आज इराक में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिक तनाव ने देश को कमजोर कर रखा है। और इस बीच कुछ इराकी आज भी सद्दाम हुसैन को याद करते हैं, खास तौर पर वो जो उनके शासनकाल में खुश थे, सुखी थे। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो उनकी क्रूरता को माफ नहीं कर पाते। उनकी मौत के बाद इराक की कहानी एक सबक है कि सत्ता का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि सद्दाम हुसैन की कहानी का अगर निष्कर्ष निकालना हो तो आप कह सकते हैं कि यह कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल कि क्या सद्दाम हुसैन क्रांतिकारी थे जिन्होंने पश्चिम और इजराइल को चुनौती दी, या फिर एक तानाशाह जिसने अपने लोगों को कुचल दिया। उनकी जिंदगी सिखाती है कि सत्ता एक आग है जो गर्मी देती है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो सब कुछ जल जाता है। सद्दाम की विरासत आज भी जिंदा है। कोई उनके लिए आंसू बहाता है तो कोई उनकी मौत पर तालियां बजाता है। लेकिन एक बात जो पक्की है और जो हम कह सकते हैं वो ये कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। कभी सद्दाम को कोई गर्व के साथ याद करेगा तो कभी कोई नफरत के साथ। और यही कहानी सद्दाम हुसैन को खास बनाती है, क्योंकि उनके जीवन में दोनों चीज़ें नजर आती हैं। इतिहास का आकलन आप कैसे करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी और की कहानी सुननी है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। साथ ही हमारी गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ताकि हम आप तक ऐसी और कहानियां पहुंचा सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।